सीमाओं से कह दो होश में रहे, हम वो साग के पत्ते नहीं जो बिखर जाएंगे। जीत की हद तक जाएंगे, सीमाओं से कह दो हम उनको भी पार कर जाएंगे। आंसुओं से आसमां को नापा है, तारों को मुट्ठी में सजाने का हुनर रखते हैं। डर क्या है पता नहीं, मेहनत से नया आशियाना बनाएंगे। जी हाँ, हमेशा ऐसी हिम्मत और ताकत से आगे रहने वाली a lion-hearted woman, an epitome of a true leader, जिनको देख के डर भी डर जाता है। Not taking much of your time, I here welcome Your Excellency Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Kiran Bedi। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रकाश पेशावरिया और माता का नाम प्रेमलता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल अमृतसर में हुई। वो इंग्लिश में बीए ऑनर्स के साथ पॉलिटिकल साइंस में एमए है। आईआईटी दिल्ली से उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है। किरण बेदी को टेनिस खेलने का शौक था। टेनिस खेलते हुए उन्होंने कई खिताब जीते। वे ऑल एशियन टेनिस चैंपियनशिप और एशियन लेडीज टाइटल की विजेता भी रह चुकी है। जुलाई 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने के साथ ही उन्हें देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी होने का गौरव हासिल हुआ। बतौर पुलिस ऑफिसर किरण बेदी अपने काम की वजह से हमेशा सुर्खियों में रही है। उन्होंने नशीले पदार्थों के नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और वीआईपी सुरक्षा जैसे प्रमुख काम किए। किरण बेदी ऐसी पहली महिला थी जिसे सन 2003 में यूनाइटेड नेशन ने नागरिक पुलिस सलाहकार हेतु नियुक्त किया। किरण बेदी के जीवन पर एक फीचर फिल्म यस मैडम सर बन चुकी है। We are honored and privileged to have you on this platform, ma'am. Good evening. सबसे पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। इतनी प्रेस्टिजियस सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आप हैं, इतना अच्छा कार्य करते हैं आप, तन मन धन से करते हैं, मिलके करते हैं, खुशी से करते हैं और गिविंग की देने की भावना से करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद और आपको मुबारक कि आप सब मिलके एक बहुत समाज का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग बने हुए हैं और एक अपना योगदान दे रहे हैं समाज को तंदुरुस्त बनाने में हर प्रकार से। सुमित काबरा, आप एक यंग डायनामिक लीडर हैं। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यही तो हमारे प्रधानमंत्री जी ढूंढ रहे हैं, आप जैसी लीडरशिप। आज वापस हमारा संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारे ये सारा कुछ उसमें वापस लाया जा रहा है और उसका जो प्रभाव होगा आप देखेंगे कि 3-4 साल 5 साल बाद प्रभाव आएगा, क्योंकि एक नई पीढ़ी निकलेगी जो वोकेशनली ट्रेंड होगी, मूल्यवान होगी, अपने संस्कारों को जानती होगी, अपने इतिहास को पढ़ चुकी होगी। अब आप पूछिए, प्लेटफॉर्म आपका है, जो आपका मन करे मेरा इम्तिहान लेना ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम। बढ़ाते इस चर्चा को आगे की तरफ। सो मैम, हम आपके चाइल्डहुड से चालू करना चाहेंगे। आपकी जो जर्नी रही है वो हमारे लिए एक सफलता का प्रतीक है और प्रेरणा स्रोत भी। एक समय आपके परिवार में ऐसा आता है जब डिसइनहेरिटेंस की बात होने लग जाती है, लेकिन आपके फादर स्टैंड लेते हैं कि मैं चारों डॉटर्स को बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में पढ़ाऊंगा। हम अपने माँ बाप की देन होती है। हमारी सोच, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप की सोच के अनुसार हम बड़े होते हैं। मेरी भी ये रियासत है, वाकई में इट्स इनहेरिटेंस ऑफ जो मेरे मम्मी डैडी सोचते थे। और क्योंकि मेरे माँ बाप सोचते थे कि लड़का हो या लड़की, उसमें कोई अंतर नहीं, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो तो बच्चा फलेगा। सो इसलिए मेरे माँ बाप ने एक वाकई में इनहेरिटेंस की बात की थी, जब मेरे दादा ने उनको थ्रेटन किया था कि तुम मुफ्त वाले स्कूल में क्यों नहीं भेजते, इतने महंगे स्कूल में क्यों भेजते हो, क्योंकि उसकी फीस जो है वो बड़ी महंगी थी और उनको अपने पिताजी से लेनी पड़ती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। उस वक्त जॉइंट फैमिली थी तो मेरे दादा नहीं चाहते थे कि इतना सारा पैसा क्यों दूं। तो मेरे डैडी को
अपनी मनी जनरेट करनी पड़ी हमारी फीस देने के लिए। इतनी लैंडेड प्रॉपर्टी होते हुए, और वो मेरे पिताजी को बोलते थे पढ़ाने की इतना जरूरत नहीं है, इतनी जायदाद है तो सही, इतनी जायदाद से इनकी शादी कर देंगे। और मेरे पिताजी ने कहा था कि पिताजी, पापा जी, उन्होंने बोला था, पापा जी आपने मेरे जीवन का निर्णय आपने किया, लेकिन मेरे बच्चों के जीवन का निर्णय आप नहीं करेंगे। सो ये है माँ बाप की देन। यही समझना जरूरी होता है कि जब हम बच्चों को जन्म देते हैं तो उनको संस्कार भी देते हैं, सोच भी देते हैं। सो जैसी माँ बाप की सोच होती है वैसे बच्चा बढ़ता है, और मैं उन्हीं की सोच का एक प्रोडक्ट, मैं ही नहीं, हम चारों। क्या बात है मैम, थैंक यू मैम। कुछ हमें मालूम पड़ा है आप बहुत अच्छा टेनिस भी खेलती थी बचपन में। आपने एक 16 साल की उम्र में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप भी जीता, 22 साल की उम्र में आपने एशियन गेम में भी जीता। तो ये सडनली कब ट्रिगर हुआ आपको कि आपको पैशन नहीं, मुझे आईपीएस एज ए कैरियर चुनना है? टेनिस मैं खेलती थी क्योंकि पिताजी रोज टेनिस खेलते थे। जब हम स्कूल से भी टेनिस पे पहुंचते थे, मम्मी भी घर से टेनिस पे आती थी क्लब में, मैं भी स्कूल से, मेरी बहन, हम सीधा स्कूल से सीधा टेनिस कोर्ट पे पहुंचते थे। मेरी माँ एजुकेशन की बड़ी को प्रेम करती थी, मेरी मम्मी डैडी टेनिस को, तो हम दोनों को बड़ा खुश करते थे। टेनिस भी खेलते थे डैडी के लिए अच्छा, पढ़ते भी थे मम्मी के लिए अच्छा। तो उससे फायदा ये हुआ कि टेनिस का फायदा भी हुआ, पढ़ाई का भी फायदा हुआ, और 2 गुना इनाम मिले। एक दिन ऐसा हुआ जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, शायद पहली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जिसको 2 स्कॉलरशिप मिली, पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी। इसलिए क्योंकि मुझे समय का सदुपयोग करना आ गया। यूनिफॉर्म पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। खाकी यूनिफॉर्म में एनसीसी की 14 साल की उम्र से, मैं खाकी यूनिफॉर्म में 14 साल की उम्र में, तो 18 साल तक तो मैंने यूनिफॉर्म पहना, खाकी यूनिफॉर्म में अपना एनसीसी का। और गवर्नमेंट सर्विस मेरे मन में था, मेरे मन में बिजनेस नहीं था। सो डिसिप्लिन, पेट्रियोटिज्म, खाकी यूनिफॉर्म, फिटनेस, ये सारी चीजें वो गवर्नमेंट सर्विस की, इंडियन पुलिस सर्विस के इंग्रेडिएंट्स बन चुके थे। मैम, एक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ पे आते हैं। आप 2 फिलोसॉफी के बारे में हमेशा बात करती हैं, लाइफ इज एन इंक्लाइंड प्लेन, and the second one you talk about 90-10 principle. Can you elaborate about it and what we should learn from it? ये मेरे पिताजी का कहा था कि बेटा याद रखना, जिंदगी एक सीढ़ी जैसे है। यहाँ आप सीढ़ी में किसी पे खड़े नहीं रह सकते, यहाँ ऊपर जाओगे या नीचे आओगे। तो अगर आपने जिंदगी में तो look at it, life, he used to say, life is on an incline. Either you go up or you come down. You can't stay at one place. Now when you say this, अगर इसको आप ध्यान से समझो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना ध्यान रोज नहीं रखोगे, विचारधारा को शुद्ध नहीं रोज रखोगे, अपनी शुद्धता नहीं रोज रखोगे, शिक्षा अपने आप को रोज नहीं करोगे, फिजिकली फिट रोज नहीं करोगे, आप पीछे चले जाओगे। मैम, बढ़ते अगले पढ़ाव की तरफ। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। मैडम, आप हमेशा नोन है आपके डेडिकेशन ऑफ ड्यूटी के लिए। आपने हमेशा जुडिशियसली आपकी ड्यूटी की है। 1982 में एक ऐसा वक्त आता है जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कार एक रॉन्ग साइड पार्क रहती है एंड आप उसको टो करवा लेती है और चालान काट देती है। आप में करेज कैसे आती है? जिस गाड़ी के पास लोग देखने के लिए भी डर सकते हैं, उसको आपने टो करवा दी, ये कैसे करती हैं आप? अगर आप डिसिप्लिन जीवन में जीते हो और आपने न्याय की तरफ, न्याय आपका मूल्य है, सच्चाई का सच मेहनत आपका स्वभाव है, तो आप डरेंगे क्यों किसी से? और आप अंदर महसूस करते हैं अपनी काबिलियत से सुरक्षित, और आपकी कोई मांग नहीं है, आपने कोई महल नहीं बनाने हैं। तो इसलिए जब वो मेरे पुलिस ऑफिसर ने बोला कि सर, मैडम, वो गाड़ी वो रॉन्गली पार्क्ड है और इसको मैं क्रेन लगा दूं, मैं क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी की गाड़ी का है। मैंने कहा बिल्कुल पहले लगाओ, क्योंकि ये पहला मैसेज जाना चाहिए। जब हम लोग एक आम व्यक्ति की गाड़ी उठा रहे हैं, अगर एक गाड़ी ये उठ गई तो सारी गाड़ियों का एक ही चालान इकट्ठा हो गया। दैट मींस एक लार्जर मैसेज ऑफ रूल ऑफ लॉ जाएगा, इसको कभी भी छोड़ो मत। क्या बात है मैम, काश आप जैसे ऑफिसर सब जगह मिले हमको और आज देश का उद्धार हो सकता है। मैम, ये एटीट्यूड जो आता है, इससे मॉरल टेक अवे है हमारे लिए कि बी ट्रू टू योरसेल्व्स।
is something and your duty is something great running. But उसी के एक बाद हमने आपकी एक स्टडी की 1982 में आपको एशियन गेम में एक मेडल मिलने वाला होता है बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एंड यू डिफर्ड इट दैट टाइम सेइंग दैट इट्स फॉर माय टीम नॉट फॉर मी. ये कितनी बड़ी लीडरशिप क्वालिटी आपकी है मैम. ये कैसे आपने उस वक्त निर्णय लिया? ये सीखी थी ना, शिक्षा होती है. आफ्टर ऑल एनसीसी क्या होती है? एनसीसी लीडरशिप भी सिखाती है और एनसीसी आपको टीम वर्क भी सिखाती है. मैंने वो मूल्य सीखे. स्पोर्ट्स आपको लीडरशिप भी सिखाती है, टीम बिल्डिंग भी सिखाती है. सो मैंने वो बात है, ईमानदारी की बात है कि अगर सबने मिलके काम किया तो आप मुझे क्यों दे रहे हो? सबको दो ना, मुझे लेके क्या कर. जब आप सबको दोगे तो मुझे भी मिल जाएगा. लेकिन अगर सिर्फ मुझे मिलेगा तो मुझे वो खुशी नहीं देगा. मुझे खुशी देने से मिलती है, लेने से नहीं मिलती. क्या बात है मैम. बांटने से मिलती है, अकेले रह के नहीं. ये हैबिट है. कहते हैं प्रिजन का असली मतलब होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर, और इसका सही साबित करने वाले आप ही सबसे पहले थे. आपने तिहाड़ जेल को एक आश्रम के रूप में कन्वर्ट कर दिया. ये पूरे विश्व का एक आइकॉनिक स्टडी बन चुका है और आज भी इसकी सराहना होती है. मैडम, आपने इसको एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया? ये उसी का लक्ष्य था. जब मुझे प्रिजन का काम दिया गया, जेल का काम दिया गया, तो मैं एक अच्छी आदत, मेरे में अच्छी आदत ये है, जब मुझे कोई कर्तव्य दिया जाता है तो मैं उसमें, मेरी आत्मा मुझे बता देती है कि इस कर्तव्य में का लक्ष्य ये है, इसका मीनिंग ये है, इस काम का ऑब्जेक्टिव ये है. तो जब मुझे जेल मिला तो मेरी आत्मा ने यही बताया, इसका लक्ष्य सुधार है, इसका लक्ष्य दूसरों को सजा देना नहीं है. सजा इनको मिल चुकी है क्योंकि जेल में है, तो सजा तो हो गई क्योंकि इनकी आजादी तो छिन गई. जब आजादी छिन गई, दिस इज देयर पनिशमेंट. बाकी पनिश करने वाले कोर्ट्स हैं. तुम कौन हो सजा देने वाले? तुम तो यहाँ सुरक्षित और सुधार देने आयो, सुरक्षा देने आयो और सुधार देने आयो. सो जब सुधार देना है तो मेरी सारी सोच उसकी मैनेजमेंट की सुधार की तरफ चली गई. अब ना क्वेश्चन है कि क्या मैं किताब खोलूं तो सुधार क्या होता है? मैं नहीं जानती क्या कि पढ़ाई सुधारक बनती है? हम नहीं जानते कि आप अच्छे सत्संग करो सुधार बनाते हो? हम नहीं ये जानते अपनी संस्कृति में कि जब आप ध्यान लगाओ तो सुधारक बनते? हमारे विचार मन में नहीं है ये कि जब हम दूसरों की सेवा करते तो सुधार होता है? हम समझते नहीं है कि हम सादगी का जीवन बिताएंगे तो हम सुधारक बनेंगे? हम जानते नहीं है कि दूसरे की सेवा करना अपना सुधार है, अच्छी वाणी का बर्ताव करना अपना सुधार है, गुस्से को छोड़ना अपना सुधार है. मैम, आप तो सबके लिए रोल मॉडल है, लेकिन आपके लिए कौन है? आपके पास इंस्पिरेशन के, मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री जी एक रोल मॉडल. अगर मेरे मन में कभी थकान आती है ना तो मैं उनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ माय गॉड, वो उनकी मेरी उम्र एक ही है. He is 70, I'm 71. And look at the amount of hours he works. आज रोल मॉडल इस देश के लिए वो है. Look at the hard work he does. वो क्या अपने लिए सोना चांदी बना रहे, कौन सी इमारतें अपने लिए बना रहे, हर क्षण अपने देश के लिए अर्पण कर रहे हैं, और किस तरीके से अपने माता जी के पांव छूने पहुंचा जाते, दिवाली हो या नया साल हो या जन्मदिन हो, है ना? मैम, वैसे तो आपका नाम फियरलेस वुमन बोला जाता है, बट कभी ना कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया होगा जब आपको भी कभी डर का सामना करना पड़ा हो. आप फियर थी तब, एनी मोमेंट? लेकिन काम में मैंने नहीं देखा, मेरी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं. काम में मैंने कभी नहीं महसूस किया कि अब क्या होगा. मन में अगर आया कभी उस वक्त कि अब क्या होगा, एकदम सोल्यूशन भी आया. जैसे अब कई बारी मैंने फायरिंग खोली, एक राइट से चांदनी चौक में कम्युनल राइट्स की बात थी, जहां में हमारे ऊपर से तेजाब की बॉटल्स फेंकी जा रही थी, छत नहीं थी ऊपर, और तेजाब की बॉटल्स हमसे फेंकी जा रही थी, और इतना सारा स्टाफ था और हम लोग नीचे थे, लोग ऊपर थे. तो आया था कि मेरे स्टाफ का क्या होगा. लेकिन उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ी जरूरी होती है. आई हैव गॉन थ्रू सच मोमेंट्स कि ये नहीं मालूम था कि अब कल अगला मिनट क्या होगा. लास्ट क्वेश्चन आपसे आपके पर्सन में पूछना चाहूंगा मैं, व्हाई आईपीएस नॉट आईएएस? इसको कहते हैं कुदरत का खेल.
This is what was destined. This is called, you must trust in destiny. It was to be destined. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस, आप सब आए। आज सबसे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन हम लोग ने देखा है, मोर देन 7,000 पीपल आर वाचिंग दिस शो टुडे मैम। एंड इन लास्ट में हम हिमशिखर से जुड़े रहिए। अगले पड़ाव के अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ।